नंबर सिस्टम के एक और बेहतरीन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ के ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 को। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द नंबर, संख्या क्या है या संख्या किसे कहते हैं तथा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इन दो टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज़ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, यूपी, बीएड, कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हों, उन सभी में जिसमें भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 में सीख लिया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा था और समझा था। इस वीडियो में हम लोग ये जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द नंबर, ये वाला, और टाइप्स ऑफ नंबर, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेंगे आज के इस वीडियो में। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, संख्याएं क्या हैं या संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे कि अगर आप इस आकृति में देखें तो यहाँ पे ढेर सारे सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अगर हमें इन्हें गिनना हो, ठीक है, गिनना हो तो जिनका प्रयोग करेंगे उन्हीं को हम लोग संख्या कहेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे जो हमारे पूर्वज थे तो वो सब अपनी गायों को, अपनी बकरियों को गिनने के लिए अबेकस का यूज़ किया करते थे। अबेकस बेसिकली होता क्या है कि एक इस तरह से चौकोर टाइप का आकृति होता है और उसमें एक पतली सी रॉड लगी होती है इस तरीके से, और उसमें गोल गोल इस तरीके से बने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे ढेर सारे गोल गोल इसमें बने होते हैं और इन्हीं गोलों की सहायता से गिना जाता था पहले कि कितनी उनकी बकरियां हैं, या फिर उनकी जो कैलकुलेशन कुछ करनी होती थी तो इसी पे आधारित वो लोग करते थे। कैसे किया जाता था, जैसे मान लीजिए कि उनकी 4 बकरियां रही होंगी तो इसमें से ऐसे गिनेंगे, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेंगे, 1 हो गया, फिर इसको खिसकाए 2 हो गया, फिर इसको खिसकाए 3 हो गया, फिर इसको खिसकाए 4 हो गया। ठीक है, और इतने पे ये पता कर लिए कि हमारी जो पहली बकरियां थी वो 4 थी। अब बाय द चांस ये बढ़ती हैं या कम होती हैं तो इनको पता चल जाता था कि इसमें से एक कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अबेकस का गिनती में यूज़ किया जाता था। और फिर बाद में अबेकस को न यूज़ करके प्रतीकों के रूप में यूज़ किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ढेर सारे गोले हैं, अगर हमें इन्हें गिनना हो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इस तरीके से 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 होना चाहिए। ओके, 7 हो गया। यहाँ पे इधर वाली ऊपर वाले सर्किल 7 हैं, नीचे वाला कितने हैं, ये भी 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसमें कितने हैं, और नीचे वाले में इसमें भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इस तरीके से लाइन खींच खींच करके संख्याओं को गिना जाता था, आकृतियों को गिना जाता था। ठीक है, तो जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है हम लोग उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ पाए होंगे। या फिर किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे संख्याएं कहते हैं। तो संख्याओं को मतलब वस्तुओं को गिनने के लिए इस तरह से प्रतीकों का यूज़ किया जाता था, लाइन खींच खींच करके। बाद में इसको रोमन के रूप में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि इस तरीके से ढेर सारी लाइनें खींचना कि बहुत ही मुश्किल होता था, तो इसको रोमन के रूप में कन्वर्ट किया गया। कहा गया कि अगर कोई वस्तु एक है तो एक इस तरह की से लाइन, अगर दो है तो इस तरीके से दो लाइन होगी, अगर तीन है तो इस तरीके से तीन लाइन होगी, और चार है तो इस तरीके से चार लाइन आपको नहीं खींचनी है। ठीक है, चार में एक थोड़ा सा लॉजिक है, पाँच में से एक माइनस करेंगे तो चार होगा। ठीक है, तो पहले पाँच को इस तरह से भी से डिनोट किया गया और इसमें से एक माइनस करके इस तरह से चार को बनाया गया। ठीक है, जैसे कि ये पाँच है भी, तो इसके आगे एक, मतलब कि जब ये इसके इधर लगेगा तो समझेंगे कि कम हो रहा है, और इधर लगेगा तो समझेंगे कि अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रोमन अंक बनाए गए जिनका प्रयोग भी गिनने के लिए किया जाता था। और आज आज के डेट में जो ये रोमन अंक है इनको लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसके लिए
संख्याएं इस तरह से बनाई गई जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, पहले क्या होता था, इसी संख्याओं को कुछ इस तरह का से कुछ ऐसे बनाया गया था। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से संख्याएं होती थी पहले, ये लिखावट के रूप में और यह भी लिखावट के रूप में इनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता था। बेसिकली साधारण भाषा में समझेंगे संख्याएं किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग संख्या कहेंगे। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रतीक रूप में, रोमन रूप में और ये अंकों वाली। ठीक है, 3 प्रकार की। इन तीनों प्रकार को हम लोग समझेंगे जब हम लोग संख्या पढ़ेंगे। संख्या मतलब शब्दों को अंकों में लिखना। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये तीनों चीज़ें कवर कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। हमने सीख लिया कि व्हाट इज़ द नंबर, मतलब संख्या क्या है और संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर में कि नंबर का विभाजन कितने रूप में किया गया था। बेसिकली नंबर का विभाजन पहला पॉइंट प्रतीक रूप में किया गया, मतलब कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता था, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन खींच खींच करके। ठीक है, तो प्रतीक रूप था। दूसरा रूप रोमन रूप हुआ, रोमन रूप। तीसरा रूप इसका अंक रूप हो गया। ठीक है, रोमन रूप मतलब कि इस तरीके से और अंक रूप मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, तो संख्या का विभाजन 3 प्रकार से किया गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि संख्या को कितने रूपों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली संख्याएं जो हैं वो मुख्यतः 12 प्रकार की होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर इंग्लिश में कहेंगे, धनात्मक संख्या जिसे पॉजिटिव नंबर कहेंगे, ऋणात्मक संख्या जिसे नेगेटिव नंबर कहेंगे, पूर्णांक जिसे इंटीजर कहेंगे, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में अभी। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो ये इसके 12 प्रकार हैं संख्याओं के। अब बारी बारी से करके हम इन्हीं सभी प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो संख्याओं के प्रकार में चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कुछ इस तरीके से है, जिन संख्याओं का प्रयोग चीज़ों को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनका प्रयोग गिनने के लिए किया जा रहा है, मतलब इनको गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से कि 0 से तो किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जिन संख्या का प्रयोग चीज़ों को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसकी अन्य डिफिनीशन है अथवा वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। इसके उदाहरण को अगर आप देखेंगे जैसे में, तो जो इसका उदाहरण होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज सो ऑन। इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको प्राकृतिक संख्या। अगर मैं कहूँ कि क्या 88 प्राकृतिक संख्या है, तो ऑफकोर्स प्राकृतिक संख्या है, 88 का प्रयोग भी गिनने में किया जाता है। अगर हम कहें कि 21 प्राकृतिक संख्या है तो है प्राकृतिक संख्या, गिनने में किया जाता है। अगर हम लोग कहें कि 21.5 प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण रूप में होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो समझ पाए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसके उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है,
अब हम लोग सेकेंड संख्या के बारे में जानेंगे, दूसरी संख्या जो कि है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन होगी, जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि कुछ भी नंबर उसमें छूटना नहीं चाहिए। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये सब पूर्ण संख्या है। अगला है धनात्मक संख्या, जिसे पॉजिटिव नंबर कहेंगे। इसकी डिफिनीशन होगी, वैसी संख्या जिनका चिन्ह धनात्मक हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्याओं के पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि 5 है, 6 है, 1 है, 3 है। ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, और इसको पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, 2.3 या 4.5। ये सब चीज़ें जो है धनात्मक संख्या कहलाती हैं। अगर इसके आगे माइनस लग जाता है तो वो धनात्मक संख्या नहीं होगी। वो कौन सी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या होगी, जिसे हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं धनात्मक संख्या के। और इसमें दशमलव को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि 2.3 और 4.5। ठीक है, इसके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है लेकिन हिडन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं धनात्मक संख्याओं के पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ये सब धनात्मक संख्याओं के उदाहरण हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसके आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -2, -4, -6, -12, -14 इत्यादि ऋणात्मक संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, तो काफ़ी छोटी छोटी डिफिनीशन है और काफ़ी इजी डिफिनीशन है। अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होता है, उसी तरीके से इंटीजर भी दो टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह से है, वैसी संख्याओं का समूह जो धनात्मक या ऋणात्मक हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक मुख्यतः धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। दशमलव संख्या पूर्णांक के श्रेणी में नहीं आती। ठीक है, पूर्णांक किसे कहेंगे? जो कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, उसके आगे प्लस चिन्ह लगा हो या माइनस चिन्ह लगा हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। तो जैसे में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और ये सब जो है पूर्णांक के उदाहरण हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक इसे कहेंगे। और ये जो है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो है उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कोई भी संख्या हो, उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा हो या फिर प्लस का चिन्ह लगा हो, तो अगर ऑप्शन में है कि बताइए आप पूर्णांक संख्या है, तो ऑफकोर्स वह पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, कभी कभी पॉजिटिव नंबर भी पूछता है, नेगेटिव नंबर भी। तो इस तरीके से अगर संख्याएं हैं तो वो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या भी कही जा सकती है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, संख्याओं में अगला हमारा प्रकार है सम संख्या, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप लोग कक्षा 5वीं से ही पढ़ते आ चुके हैं। जैसे कि वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए अथवा 2 से विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 12, 12 2 से कटेगा तो ये सम संख्या है। 14 2 से कटेगा, सम संख्या है। क्या 13 2 से कटेगा? नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या 160 सम संख्या है, तो ऑफ कोर्स ये 2 से कटेगा, ये सम संख्या है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 132 सम संख्या है, तो ऑफ कोर्स ये 2 से कटेगा और ये सम संख्या है। और ये कैसे हम लोग जान पा रहे हैं कि 2 से कटेगा? इसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे, स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, जो भी संख्या हो 2 से अगर कट रही है पूरी पूरी, एक भी शेषफल बचना नहीं चाहिए, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। ठीक है, संख्याओं में अगला प्रकार है विषम संख्या, और यह सम संख्या का उल्टा होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। और डिफिनीशन, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे अथवा 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, बस 2 से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है,
अगर 2 से कट रही है तो सम संख्या होगी, और अगर 2 से नहीं कटेगी तो विषम संख्या होगी। जैसे एग्जांपल में देखें तो 1 में 2 की भाग नहीं जाएगी पूरी पूरी, यानी कि ये विषम संख्या है। 3 यह भी विषम संख्या है। 5, 7, 9, 13, 15 ये सब जो है 2 से नहीं कटेंगी, अतः हम लोग इसे विषम संख्या कहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये विषम होगा, ठीक है, इसे विषम संख्या कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या 17 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 17 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले आप ये बताइए। तो 17 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि यह क्या है, सम संख्या नहीं है, यह क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। अगर मैं कहूँ कि क्या 17 सम संख्या है, तो 2 से यह नहीं कटेगा, अतः यह विषम संख्या है, ठीक है। अगर 2 से यह कट जाएगा तो सम संख्या कहलाएगा। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए 21 को ले लेते हैं, तो 21 में 2 की भाग नहीं जाएगी, ठीक है, 21 में 2 की भाग नहीं जाएगी, अतः 21 क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं कहूँ कि क्या 40 विषम संख्या है, तो 40 में 2 की भाग चली जाएगी, अतः क्या है, विषम संख्या नहीं है, ठीक है। काफ़ी इजी डिफिनीशन है। जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं। संख्याओं में अगली प्रकार है परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और इसकी डिफिनीशन होगी वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जिन्हें, उसे हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। और Q 0 के बराबर न हो, मतलब कि कोई भी संख्या हो उसे आप इस तरह से लिख लें, ठीक, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 को लिखा जा सकता है कि नहीं, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसके नीचे 1, तो यह क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कहें कि 3/2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो है रेशनल नंबर। देखिए P/Q के रूप का है, मतलब कि भिन्न के रूप का होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 2/3, 4/5, 6/7 और 0.9 दशमलव में भी लिखा जा सकता है। जैसे कहें कि क्या 3.2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑफकोर्स 3.2 एक परिमेय संख्या है। इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो यह हो जाएगा 32/10, ठीक है, क्योंकि दशमलव का एक रूल होता है कि अगर इसे आप भिन्न में बदलोगे तो दशमलव के इस साइड में कितने अंक हैं, एक लिख करके उतने जीरो लगा दिए जाते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 32/10। 3.2 को लिखा जा सकता है 32/10, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और यह धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे -3.4, ठीक है, -3.4, तो इसको लिखा जा सकता है 34/10, -34/10, ठीक है, तो यह भी परिमेय संख्या है। अगर हम कहें कि -5/8 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। अगर हम कहें कि 4/20 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 4 कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। काफ़ी इजी सा एक कॉन्सेप्ट है कि जिन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। क्या कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पॉइंट में आते जाएगा, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो जिन संख्याओं का P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि क्या कौड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है, तो ऑफ कोर्स परिमेय संख्या है, क्योंकि कौड़ी में 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, और 2 को लिखा जा सकता है 2/1, ठीक है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक। अगर हम कहें कि कौड़ी में 9 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कौड़ी में 9 को भी लिखा जा सकता है 3, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और इसे लिख सकते हैं 3/1, तो यह भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम कहें कि कौड़ी में 18 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कड़ी में 18 को लिखा जा सकता है 3×6=18, और यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो जिसे भी आप P/Q के रूप में पूरा लिख पाएँ उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अगली हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकें उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल और इसकी डिफिनीसन कुछ इस तरह से होगी।
वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 6। ठीक है, इसे आप लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक इसे कड़ी के बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इस तरह से होता कि कड़ी में 2 का स्क्वायर, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो ऑफ कोर्स यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे जब आप लोग एक्सपैंड करोगे तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और कड़ी से कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है और ये हो जाएगा 2, और इसे लिखा जा सकता है 2 बटा 1। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर होगा और इसे आप लोग इसका मान आप लोग आसानी से नहीं निकाल सकते तो इसे आप लोग लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, और इसका एक और मान होता है 22/7, तो इसे आप लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसे भी आप लोग p बटा q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे आप लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकें उसे आप लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो समझ में आया आपको अपरिमेय संख्या? क्या 90 यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 90 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इससे लिख सकते हैं 10 गुणे 9। ठीक, और 9 का होता है 3, तो 3 तो बाहर आ गया, और 10 का वर्गमूल कोई नहीं होता तो 10 अंदर ही रहेगा। अभी भी इसके साथ कड़ी जुड़ा हुआ है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि कड़ी में 100 क्या अपरिमेय संख्या है, तो कड़ी में 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो 10 जो है बाहर आ गया कड़ी से, और इसको लिखा जा सकता है 10 बटा 1, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय, ये जो था यह भी परिमेय था। ठीक है, परिमेय। तो काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोग p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे कह सकते हैं कि परिमेय है, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकें उसे कहेंगे कि अपरिमेय है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको दिए हैं। अगली हमारी संख्या के प्रकार में है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। डिफिनीशन इसकी होगी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 12, 21, 34, 56, 58। ठीक है, मतलब कि एक को छोड़ दो और स्वयं को छोड़ दो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 12 को ले लेते हैं तो 12 किससे कटेगा? 12 1 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक है, तो 1 और 12 को छोड़ दीजिए। इसके अलावा यह किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, यानी कि ये इतने नंबर से कट रहा है, 2 से अधिक नंबर से कट रहा है। देखिए 1, 2, 3 नंबर से कट रहा है, तो यह एक भाज्य संख्या है। मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से कोई भी संख्या अगर कटे एक और स्वयं को छोड़कर, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या 4 एक भाज्य संख्या है? देखिए 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो 1 को तो आप छोड़ दीजिए, 4 को आप छोड़ दीजिए, तो किससे कट रहा है? केवल 2 से कट रहा है, तो 4 एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य नहीं है। ठीक, कोई भी संख्या हो एक एक से और स्वयं के अलावा, ठीक है, किसी भी संख्या से विभाजित होती हो भाज्य संख्या कहते ही है। ठीक है, 21 को ले लीजिए, तो 21 क्या है? किससे किससे विभाजित है? 21 को ले लेंगे तो देखिए 3 से विभाजित है, 3 7 21 होता है, 7 से विभाजित है। ठीक है, और 21 से विभाजित है। ठीक है, 21 से विभाजित है, और किससे? 1 से विभाजित है। तो 1 और 21 को तो छोड़ दीजिए, कितने से विभाजित है? 3 और 7 से विभाजित है ना। तो स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 जो है यह भी भाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी कि एक अन्य नंबर से भी कट रहा है, इसे हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं। इसका ठीक विपरीत होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसकी डिफिनीशन होगी वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 4 जो है भाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है, 4 भाज्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यह एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो केवल एक संख्या से भी डिविजिबल है, तो यह भाज्य नहीं होगा। अभाज्य की डिफिनीशन होगी वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एक से कटें और स्वयं से कटें, ठीक, किसी अन्य से नहीं। तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 13 और 17। ठीक है, यह एक और स्वयं से कटती हैं। ठीक है, देखिए 3 किसी से नहीं कटेगा, केवल एक से कट सकता है और 3 से कट सकता है। 5 किससे कटेगा? एक से कटेगा न और 5 से कटेगा। 7 भी उसी तरह से है, एक से कटेगा और 7 से। इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, देखेंगे अगर 4 को, तो 4 क्या एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो 4 देखें किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो एक एक्स्ट्रा नंबर से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है, अतः यह कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगर यह 2 से नहीं कटता, केवल 1 से और 4 से कटता, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते। 2 को ले लीजिए, 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, मतलब कि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो कोई भी पूछे कि क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ऑफ कोर्स 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम 6 को ले लें और पूछें कि क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, तो 6 देखिए किससे किससे कटेगा। 6 पहला बात है किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। मतलब कि कितने नंबर से कट रहा है? 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है और 2 अन्य नंबर से भी कट रहा है, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम कहें कि क्या 29 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? ठीक, तो 29 को अगर आप देखेंगे तो यह किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और 29 से कटेगा। ठीक है, यानी कि यह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी इसके काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, जो संख्याएं एक से और स्वयं से कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य समझ पाए होंगे आप। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और यह संख्या के प्रकार का अंतिम प्रकार है। इसकी डिफिनीशन होगी वैसी संख्याएं जिसका वर्ग हमेशा शून्य या शून्य से बड़ा हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, अगर हम माने कि यक्स कोई रियल नंबर है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, मतलब कि एक्स का वर्ग बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, जैसे कौड़ी में अगर 8 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कौड़ी में 8 है। ठीक है, कौड़ी में 8, और डिफिनीशन हमारी यही कहती है कि अगर आप लोग इसे x मानते हो तो इसका जो वर्ग होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका वर्ग करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि कौड़ी में कौड़ी का गुणा होता है 2 बार, तो कौड़ी हट जाती है, यानी कि कौड़ी में 8 गुणे कौड़ी में 8 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 क्या है? 0 से बड़ा है, यानी कि यह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, पूछा था कि करड़ी में 8 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, और हमने लाया 8। ठीक है, और 8 जो है 0 से बड़ा है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कहें कि क्या कौड़ी में 3 का क्या कौड़ी में 3 एक वास्तविक संख्या है, तो कौड़ी में 3 का वर्ग, कौड़ी में 3 का वर्ग होगा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, इसे लिखा जा सकता है 3, और 3 जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो उसका जो वर्ग है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, उसे रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कौड़ी में 8, 3, 2.5, 4.6, 7 इत्यादि। वास्तविक संख्या यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। ठीक,
तो यही नंबर थे और इनके प्रकार थे। समझ पाए होंगे कि ये क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ में इसके एग्जाम्पल भी आप देख पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बी लर्निंग ट्यूटोरियल चैनल का नाम है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।